इंडिया एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एसएस गर्ल्स कॉलेज के गृह अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के सत्र की हमारी जो वक्ता है उनका परिचय देना चाहती हूं। आज फूड पॉइजनिंग और फूड स्पॉइलेज के संदर्भ में डॉक्टर वैशाली धनविजय मैडम हमें मार्गदर्शन करने वाली है। आप अमरावती यूनिवर्सिटी से हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपने अब तक विभिन्न जर्नल्स में 23 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। आप विविध नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाई गई है और हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप हमारी राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला में हमें वक्ता के रूप में प्राप्त हुई है। मैं अधिक समय न लेते हुए मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे हमें फूड पॉइजनिंग और फूड स्पॉइलेज के बारे में मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली धनविजय, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, संत गाडगे बाबा, अमरावती यूनिवर्सिटी। सर्वप्रथम सभी को राष्ट्रीय पोषण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही कामनाएं करते हैं। आयोजकों का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी कि विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अत्यंत उपयुक्त ऐसे विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की हुई है और मेरा आज का विषय है फूड स्पॉइलेज एंड फूड पॉइजनिंग। फूड स्पॉइलेज यानी खाना खराब होना, और हम सभी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना खराब हुआ है ये ऑब्ज़र्व करते ही हैं। वो हमें पता चल जाता है, हम देखते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे उसके स्मेल बदल गई है, टेस्ट बदल गई है, या फिर उसका रंग बदल गया है और हम कहते हैं कि खाना खराब हो गया है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट्स अ डिकम्पोजिशन एंड डैमेज कॉज्ड टू फूड बाय वेरियस एजेंट्स मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर कंजम्पशन। यानी खाना खाने लायक नहीं रहता है, उसी को हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। तो ये फूड स्पॉइलेज जो है वो किन किन कारणों से होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है माइक्रोबियल एक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमें आंखों से दिखते नहीं है लेकिन सब जगह होते हैं, वातावरण में होते हैं, सरफेसेस पे होते हैं, हमारे शरीर पे होते हैं, खाने में भी मौजूद होते हैं, सब तरफ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड स्पॉइलेज का सबसे बड़ा कारण होते हैं। और जैसे हम स्वच्छता पूर्ण तरीके से अगर फूड हैंडल नहीं करें तो जल्दी खाना खराब हो जाता है। हमारा वातावरण अगर स्वच्छता पूर्ण ना रहे तो जल्दी से खाना खराब हो सकता है। जैसे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है पोषण के लिए, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक होते हैं जो उन्हें खाने से मिल जाते हैं। जो खाना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स या फिर मॉइस्चर जिसमें ज़्यादा हो, ऐसे फूड जल्दी खराब हो जाते हैं। और ये माइक्रोबियल एक्शन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा खाना जल्दी से खराब हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कंटेमिनेंट्स होते हैं जो खाने में चले जाते हैं, यानी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। कुछ हमारे निग्लिजेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जैसे नाखून काट लिए और वो जो काटे हुए नाखून है वो खाने में चले जाते हैं, कभी कभी बाल भी चले जाते हैं। स्टोन्स का खाने में मिलना तो आम बात होता है और ऐसे कमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। उसके बाद में ग्रीट, डर्ट या फिर जो अलग मैटर होता है जो फिजिकल फॉर्म में होता है वो भी हमें खाने में मिल जाता है, जिससे वो खाना खाया नहीं जाता, वो हमें फेंक देना पड़ता है, इससे खाना स्पॉइल हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो कभी-कभी निग्लिजेंस की वजह से भी हो जाता है, कभी-कभी वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है। कुछ मेटालिक फ्रैगमेंट्स हो गए, जो मेटल्स के वायर होते हैं, तार होते हैं, जो स्क्रबर होते हैं, वो उसके फ्रैगमेंट्स जो है वो यूटेंसिल्स में रह जाते हैं, वो अल्टीमेटली खाने में भी आ जाते हैं। या कभी-कभी टूटे ग्लासेस वगैरह भी जो होते हैं वो भी खाने में निकल जाते हैं और उससे हमें तकलीफ होती है, उससे खाना भी खराब हो जाता है और ऐसा खाना खाना ठीक बात नहीं है। सो ये जो कंटामिनेंट्स है इससे भी फूड स्पॉइलेज हो सकता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि जो हम पैकेट्स बाजार से लाते हैं वो स्टेपलर पिन लगी हुई होती है और अगर हमने वो उसको सावधानी से ना निकाला तो वो स्टेपलर पिन्स भी खाने में चले जाते हैं। और एल्यूमिनियम के वायर से, मेटल कर्ल से,
फाइन फीलिंग्स, जैसे बहुत से बोटल्स जो होते हैं, बॉटल्स जो कैन फूड होते हैं, उनमें ये जो मेटल का जो ऊपर का भाग होता है, अगर वो बराबर से कट ना किया जाए या फिर उसको बराबर से सावधानी से ना कट किया जाए, तो उसके जो बारीक बारीक टुकड़े हैं वो खाने में चले जाते हैं, और ये खाने में चले जाने की वजह से फूड स्पॉइल होता है, उससे हमें भी तकलीफ होती है। इसके अलावा रेडिएशंस भी कंटेमिनेंट्स में आते हैं जो खाना खराब कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है इंसेक्ट्स, यानी जो कीटाणु होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो खाना खराब कर देते हैं। जैसे तिल्ली है, या फिर जो मक्खियाँ हैं, फ्रूट फ्लाइज है, मॉथ्स है, ये सब जो है वो खाने पे बैठ जाते हैं और खाना खराब कर देते हैं। मक्खियों की वजह से अलग अलग डिसीजेज भी ट्रांसमिट होते हैं, वो हमें पता होता है। और ये अगर खाने में मिल जाए तो खाना खाने लायक नहीं रह जाता है, वो हमें फेंकना ही पड़ता है। ये इंसेक्ट्स जो है, ये कीटाणु जो है, उनके कुछ ड्रॉपिंग्स होते हैं, उनके मुंह की लार है या फिर यूरिन है या फिर उनके और भी कुछ ड्रॉपिंग्स है, उसकी वजह से भी खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है और ऐसा खाना खाने लायक नहीं रह जाता है। अन्य कारणों में हम देखते हैं कि नेचुरल एंजाइम्स या ऑटोलिसिस, यानी रॉ फूड जो है, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, रॉ फॉर्म में मीट है, मीट प्रोडक्ट्स है, एग्स है, उनमें नेचुरली कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये एंजाइम्स जैसे जैसे ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर जो नॉनवेज फूड है वो मैच्योर होते जाते, ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं, तो वो वातावरण के संपर्क में आने से ये जो एंजाइम्स की वजह से खुद ही वो मैच्योरेशन के स्टेज पे जब आ जाते हैं तो खराब होने लगते हैं। तो नेचुरल एंजाइम्स भी एक कारण है कि फूड उससे स्पॉइल हो जाता है। उसके बाद कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं खाने में। जैसे हम बहुत बार खाना फ्रिज में रख देते हैं और वैसे पड़ा रह जाता है। फूड फ्रीजिंग से, डेसिकेशन से, इवेपोरेशन से या फिर मॉइस्चर वो वातावरण से ले लेते हैं, तो इस वजह से भी खाना जो है वो खराब हो जाता है। अभी जो सीलन आती है सब जगह, तो वो मॉइस्चर की वजह से आता है, तो ये मॉइस्चर फूड भी ये मॉइस्चर ले लेता है और वो खराब हो जाता है। जैसे सिंगदाना है या फिर दालें हमने देखी है, या फिर बहुत सारे जो सीरियल्स एंड मिलेट्स हमारे घर में रखे रहते हैं, सिमोलिना है यानी रवा वगैरह जैसी चीज़ें हैं, वो जल्दी खराब हो जाती है। हमने देखा है कि ये मॉइस्चर की वजह से जल्दी खराब हो जाती है। और जो मैकेनिकल डैमेज होता है, जैसे हार्वेस्टिंग के वक़्त में होता है या फिर जो हार्वेस्ट जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें भी कुछ डैमेज उनको हो जाता है। तो वो डैमेज की वजह से उनमें माइक्रोब्स भी जल्दी चले जाते हैं, और इसकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से भी वो जो अनाज है, जो खाना है, वो जल्दी खराब हो जाता है। इसके अलावा जो कारण है वो है केमिकल रिएक्शंस। बहुत से बार हम अलग-अलग टाइप के यूटेंसिल्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और या फिर हम उस स्टोरेज के लिए भी अलग-अलग कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं। और ये कंटेनर्स जो है या फिर हम कुकिंग के वक़्त जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो कैनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाए तो उसमें अलग स्मेल आ जाती है। कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अलग स्मेल आती है। उसमें एसिडिक फूड नहीं इस्तेमाल किया जाता। तांबे के बर्तन है या फिर पीतल के बर्तन है, उसमें एसिडिक फूड नहीं पकाया जाता है, या फिर उस बहुत सावधानी से उसको कलई वगैरह करके इस्तेमाल किया जाता है। ये सबको ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस इन मेटल के बीच में आ जाती है, और अगर ये केमिकल रिएक्शंस हो गई तो फूड स्पॉइल होता है, उससे हमें टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इस और बाकी भी चेंजेस उसमें आ जाता है, जैसे फूड में जैसे मोस्टली ऑयल्स जो रहते हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव डिस्कलरेशन होता है, फ्लेवर चेंजेस होते हैं, या फिर न्यूट्रिशनल लॉस भी हमें जान पड़ता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो ये अलग-अलग कारण है कि जिनकी वजह से फूड स्पॉइलेज जल्दी हो जाता है। तो अन्न खराब हुआ है, ये कैसे पता चल जाता है हमें? कलर में चेंज हो जाता है, जैसे दिखता है, जैसे फ्रेश कोई चीज़ है, वो अलग दिखती है, उसके कलर्स ब्राइट होते हैं, लेकिन अगर वो खराब हो गए तो वो कलर डल पड़ जाता है। उसके कलर चेंजेस की वजह से हमें पता चल जाता है कि वो फूड स्पॉइल हो जाता है। नॉन-वेज फूड में भी जैसे मीट है, पोल्ट्री है या फिश है, उसमें भी कलर चेंजेस जल्दी दिख जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये खराब हो चुके हैं। या फिर उसमें स्मेल जो है, वो
खराब स्मेल उसमें से आने लगती है, ऑफ फ्लेवर जिसको हम बोलते हैं। अजीब सी गंध आती है, तो हमें पता चल जाता है कि जो खाना है वो खराब हो गया है। जब हम खाना पकाते हैं, जब खाना फ्रेश होता है या फिर रॉ फूड्स जो होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसकी एक बहुत ही मनमोहक सुगंध होती है जो सबको अच्छी लगती है। लेकिन जब वो खराब हो जाता है खाना, तो हमें पता चल जाता है, स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये खराब हो चुका है। और बहुत से बार हम लोग खाना खराब हो गया है, ये उसका स्मेल लेके ही पता कर लेते हैं कि ये खराब हो गया है कि नहीं। टेस्ट में भी चेंजेस आते हैं। जैसे जो टेस्ट है वो अच्छी नहीं लगती है और हम तुरंत उसे मुँह में से फेंक देते हैं। तो उसका ये पता चल जाता है कि ये फूड खराब हो गया है। टेस्ट अलग तरीके से आती है और वो अनपैलेटेबल हो जाता है। ये उसके टेक्सचर में भी कुछ चेंजेस आता है। फूड जैसे सॉफ्ट बन जाता है। या जैसे राइस है, अगर किसी ने राइस बनाया हुआ है, तो वो जो है सॉफ्ट होता है, लेकिन जो खराब होता है तो उसकी सॉफ्टनेस बहुत अलग टाइप की होती है, बहुत ज़रा चिपचिपा हो जाता है, उसमें मशी टेक्सचर डेवलप हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि खाने लायक नहीं रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि जिसमें जो करीज़ वगैरह होती है या फिर लिक्विड जिसमें ज़्यादा होता है, उसमें रोप या फिर थ्रेड फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें बुलबुले भी आ जाते हैं और थ्रेड्स उसमें आ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये खराब हो गया है। बहुत से ज़्यादा देखा होगा कि दालें जो बनती हैं, दाल है या फिर करीज़ जो होते हैं, उनमें बबल्स आ जाते हैं, ऊपर में फ्रॉथ दिखता है। और जैसे साबुन का जैसा फ़ोम निकलता है, वैसे वो सब्ज़ी के ऊपर आ जाता है या फिर लिक्विड्स के ऊपर आता है या फिर दालें जो बनाई हुई रहती है, उसके ऊपर भी ऐसे हमें दिखता है। तो ये जो बबल्स आए हैं, जो फ़ोम आया है, ये भी इंडिकेशन है कि फूड खराब हो गया है, इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। कभी-कभी उसमें लम्प फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कर्डलिंग होता है, जैसे मिल्क के बारे में हम देखते हैं कि उसमें कर्डलिंग हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये खराब हो चुका है। तो ये सारे साइन्स है कि जिससे पता चल जाता है कि हमारा खाना जो है वो खराब हो चुका है, अभी वो खाना नहीं चाहिए, उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। तो ये सब चेंजेस जब पता चल जाए तो ये इंडिकेशन है कि खाना नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा खाना ले लिया जाए तो हमें उससे तकलीफ हो सकती है, सीवियर प्रॉब्लम उससे हो सकता है। तो ऐसे जो फूड स्पॉइलेज है, साइंस जो है हमें दिख जाते हैं, तो उससे हमें खाना फेंक देना चाहिए। बहुत से बार जो रखे हुए भोज्य पदार्थ है, जो खाना है, जैसे सीरियल्स, मिलेट्स है या कुछ नट्स है, तो उनमें ये चेंजेस ज़्यादातर दिखते नहीं हैं। हाँ, अगर उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसमें ऑफ फ्लेवर, रैंसिड फ्लेवर हमें पता चल जाता है। लेकिन रखे-रखे उनके ऊपर में थोड़ा फंगस टाइप का दिखता है, तो ऐसे अगर जान पड़ता है तो ज़रूर वो नहीं खाना चाहिए। उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसे भी कीड़े पड़े हुए जो अनाज है या सिंगदाना वगैरह जैसे नट्स वगैरह जैसे जो खाद्य पदार्थ है, उनको नहीं खाना चाहिए, उनको फेंक देना चाहिए। तो हमने फूड स्पॉइलेज देखा है, तो ये फूड पॉइज़निंग की तरफ हम जाते हैं कि फूड पॉइज़निंग होता क्या है? तो ये फूड पॉइज़निंग, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर अलग जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिससे वो टॉक्सिन्स जो है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, उससे फूड पॉइज़निंग होते हैं। ये कभी-कभी केमिकल टॉक्सिन्स जैसे हम बोलते हैं कि पोटैटो में ग्रीन कलर का सोलानिन जो होता है, वो पॉइज़नस है, वो नहीं लेना चाहिए। जैसे आलू वगैरह रहता है, उसके ऊपरी कवर में हमें दिख जाता है कि हरा वाला पोर्शन है, तो वो उसमें प्रेज़ेंट हुआ टॉक्सिन है, जिसे हम सोलानिन कहते हैं, वो लेना नहीं चाहिए, वो निकाल के फेंक देना चाहिए। कभी-कभी फिर बैक्टीरियल फूड पॉइज़निंग जो है, वो काफ़ी कॉमन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो बैक्टीरियल फूड पॉइज़निंग है, वो जो बैक्टीरिया जो है, खुद के टॉक्सिन्स वो खाद्य पदार्थों में छोड़ जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो टॉक्सिन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है और अगर ऐसे हमने खाने में से ये टॉक्सिन हमें अंदर चला गया, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। स्टमक एक है, जैसे पेट दुखना, नौशिया, वॉमिटिंग, ये उसके कॉमन सिम्पटम्स हैं जो हमें दिख जाता है और डायरिया, लूज़ मोशन, ये उसका कॉमन सिम्पटम है। तो ये जो फूड पॉइज़निंग जो होते हैं, वो हमें देखेंगे कि ये किस तरीके के फूड पॉइज़निंग होते हैं। तो उसके पहले जो मैंने अभी बताया कि फूड पॉइज़निंग होता है, लेकिन बहुत बार हम फूड इन्फेक्शंस,
फूड पॉइजनिंग, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शंस में डिफरेंस क्या है। फूडबॉर्न इलनेसेस तो सभी को पता होता है कि खाने में से कुछ डिसीजेस फैलते हैं या फिर हो जाते हैं। तो वो दो तरीके के होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पॉइजनिंग है और इन्फेक्शंस है। तो पॉइजनिंग जो है उसमें से केमिकल पॉइजनिंग जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स है, लीड, कॉपर, जिंक, ऐसे मेटल्स उसमें मिल जाते हैं अलग अलग कारणों से, हार्वेस्टिंग के वक्त में, बनाते वक्त। तो ये से केमिकल पॉइजनिंग हो जाता है। इंटॉक्सिकेशन में अगर हम देखेंगे तो पॉइजनस प्लांट टिश्यूज होते हैं, जैसे ग्रीन स्प्राउटिंग इन पोटैटो, जैसे मैंने अभी बताया, वो उसका उदाहरण है। या फिर पॉइजनस एनिमल टिश्यूज जैसे फिश वगैरह है, या फिर कुछ टॉक्सिक स्पीसीज है, या फिर फिश जो अगर जो तालाब में से लाए हैं, उस तालाब में अगर कुछ केमिकल पॉइजनिंग होगा तो वो फिश में भी चला जाता है, तो फिर वो उसमें भी आ जाता है। तो वो जो है, तो पॉइजनस एनिमल टिश्यू ये भी इंटॉक्सिकेशन का एक प्रकार है। और माइक्रोबियल इंटॉक्सिकेशन जैसे बैक्टीरियल है या फिर दूसरे फंजाई या मोल्ड से भी होता है। ये क्लास जो है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग है या फिर मोल्ड्स जो है, जिसे एफ्लाटॉक्सिन जैसे फूड पॉइजनिंग दिखाई दे पड़ते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा घातक होते हैं और उसका जो सिम्टम्स है वो जल्दी दिख पड़ता है। जो इन्फेक्शंस है वो टॉक्सिन्स की वजह से ना होके माइक्रोबियल लोड ज़्यादा हो जाता है, जैसे टाइफॉइड इन्फेक्शंस है, शिगेलोसिस है, ई कोलाई इन्फेक्शंस जो है, ये इन्फेक्शंस में आता है। वो उसके लिए अलग अलग बैक्टीरियल स्पीसीज उसके लिए कारणीभूत होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे वायरल फूड इन्फेक्शंस में हेपेटाइटिस ए, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया होना, जो अस्वच्छ पानी या अन्न पदार्थों से होता है, उसे हम वायरल इन्फेक्शन यानी हिपेटाइटिस जो बोलते हैं। हिपेटाइटिस है ना, लीवर को इन्फ्लेमेशन होता है और उसका सिम्टम होता है जॉन्डिस, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, तो ये इन्फेक्शन में आता है। और उसके अलावा नॉर्वॉक लाइक वायरसेस जो होते हैं वो भी वायरल इन्फेक्शन जो है फूड में से हो सकता है। उसके बाद में प्रोटोजोआ, उसमें अमीबियोसिस जो अमीबिक डिसेंट्री होती है वो भी इन्फेक्शन में आती है। और फिर जो अलग अलग वर्म्स जो होते हैं, ट्रिकिनोसिस जो है, एस्केरियासिस है, जियार्डियासिस है, जो ऐसे पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी इन्फेक्शंस में आ जाता है। तो हम इन्फेक्शंस ना देख के आज हम थोड़ा फूड पॉइजनिंग के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है, और हम इसमें अभी बैक्टीरियल और फंगल फूड पॉइजनिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा हमने समराइज किया हुआ है कि फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शंस में क्या फर्क है। तो फूड पॉइजनिंग जो टॉक्सिन्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वो टॉक्सिन्स की वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। इनफैक्ट फूड इन्फेक्शंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बैक्टीरिया है, वायरसेस है या फिर पैरासाइट्स है, उसकी वजह से फूड इन्फेक्शंस होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है फूड पॉइजनिंग का बहुत शॉर्ट रहता है और इन फूड इन्फेक्शंस का ज़्यादा समय लेता है इंक्यूबेशन के लिए। सिम्टम्स जो है वो बहुत सिम्टम्स कॉमन रहते हैं दोनों में भी, फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शंस में भी, जैसे नौशिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है। लेकिन उसमें फूड पॉइजनिंग में फीवर जनरली दिखता नहीं है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फूड इन्फेक्शन का, उसमें फीवर दिख जाता है अलॉन्ग विद द डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। तो फूड पॉइजनिंग जो है 1 डे समटाइम्स लॉन्गर उसके ड्यूरेशन रहता है, फूड इन्फेक्शंस बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं। तो ये जो है उसमें माइन्यूट डिफरेंसेस है फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शंस में। तो आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग कौन से होते हैं। तो कॉमन फूड पॉइजनिंग जो है वो है स्टेफिलोकोकस फूड इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है और उसका ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरस। ये टॉक्सिन जो है वो है एंटेरोटॉक्सिन, यानी हमारे इंटेस्टाइन पे, हमारे आंतों पे इसका असर होता है, तो ये एंटेरोटॉक्सिन है। और इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो है 2 to 6 आवर्स। और इलनेस जो है यानी वो 6 to 24 आवर्स तक इसका इलनेस जो है वो दिख पड़ता है। सिम्टम्स में जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऐसे होते हैं, सलाइवा यानी ज़्यादा लार आना, फिर जी मचलाना, उल्टियाँ होती है, पेट में मरोड़ आती है, लूज मोशंस होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बुखार भी होता है। और ज़्यादा सीवियर केसेस रहे तो उसमें ब्लड जो है वो डायरियल इसमें दिख जाता है, डायरियल स्टूल्स में दिख जाता है ब्लड। और उसमें मॉर्टेलिटी जो है यानी डेथ रेट जो है थोड़ा कम है, लेकिन हो सकते हैं, तो इसको जल्दी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और कौन से फूड की वजह से ये स्टेफिलोकोकस फूड इंटॉक्सिकेशन होता है हम देखते हैं। जैसे प्रोटीन रिच फूड है, मीट, फिश, मिल्क, पोल्ट्री,
ये अगर बराबर से हैंडलिंग ना किया जाए, बराबर से कुक ना किया जाए, तो उसमें से फिर स्टेफिलोकोकस के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो बराबर से इनएक्टिव नहीं होते अगर अंडर कुक किए जाए, तो इसलिए कुकिंग बहुत ज़रूरी है। तो कुकिंग जो प्रोटीन रिच फूड्स के लिए प्रॉपर कुकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। या फिर जो ऐसे फूड है जो हम ठंडा खाना पसंद करते हैं, जैसे कस्टर्ड्स है, ट्रिफल्स है, क्रीम पुडिंग्स है, सैंडविचेस है, जो जिसमें एग वगैरह एग एग सैंडविचेस होते हैं, मीट फिलिंग्स है, कीमा वगैरह डाल के हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है जो गरम नहीं खाई जाती, जो ठंडी खाई जाती, उनमें से भी ये स्टेफिलोकोकस फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। जो या फिर जो खाना जो है ऐसे जो प्रोटीन रिच खाना जो है वो ल्यूकवार्म टेम्परेचर में यानी बहुत ज़्यादा गर्म ना होके जो थोड़ा हल्का गर्म होता है ऐसे ऐसे टेम्परेचर पे ज़्यादा देर रखा जाए तो भी ये स्टेफिलोकोकस फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। या फिर खाना बना के उसको जल्दी से रेफ्रिजरेट ना किया जाए, तो या फिर बाहर ज़्यादा देर तक रखा जाए या फिर उसका स्टोरेज बराबर ना किया जाए, तो भी ये टॉक्सिन उसमें पैदा होके हमें उसका अगर ऐसे फूड खाते हैं तो उससे तकलीफ हो सकती है। या फिर लेफ्टओवर फूड है जो जिसमें ग्रेवी बनती है, मोस्टली नॉन-वेज डिशेज़ में वगैरह ग्रेवी बनती है या फिर प्रोटीन फूड्स में भी ग्रेवी बनती है। अगर वो प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो इसमें भी ये स्टेफिलोकोकस ऑरेस का टॉक्सिन बन के अगर ऐसे खाए जाए तो फिर हमें तकलीफ हो सकती है। जनरली ये स्टेफिलोकोकस स्ट्रेन सभी में रहते हैं और कैसे फैलते हैं कि जैसे नाक से कुछ बहना या फिर बार-बार नाक को छूना, उससे अगर कुछ ड्रॉपलेट्स गिर जाए, स्नीज़िंग है यानी छींक आना या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जैसे इन्फेक्टेड वुंड्स है या फिर कुछ लग गया है, ये ओपन वुंड्स है, बराबर से वो हाइजीनिकली हैंडल ना किया जाए, तो ये प्रोटीन फूड्स में जल्दी जाके वो स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन को बढ़ा देता है और फूड पॉइज़निंग उससे हो सकता है। तो ये हमें केयर करनी है इस बारे में कि ऐसा ना हो इसलिए बराबर से उसको रेफ्रिजरेट करना चाहिए, ज़्यादा देर तक उसको बार-बार गर्म नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देर तक उसको ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए और ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रॉ फूड और कुक फूड ये एक साथ मिले भी ना और हमारा हाइजीन जो है, यानी बराबर से नाक कवर कर लेना या फिर हाथ भी जो है जो उसमें कुछ जुराबें पहन लेना हाथ की, ऐसे ये हमें उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जो दूसरा है वो है बोटुलिज्म। ये जो है बहुत ही घातक टाइप का फूड पॉइज़निंग है और इसके जो ऑर्गेनिज़्म है ये भी बैक्टीरियल है, वो भी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम उसको कहा जाता है। ये है न्यूरोटॉक्सिन यानी वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 18 टू 30 आवर्स 38 आवर्स और इलनेस जो है 24 आवर्स टू 8 डेज़ और इसमें इसमें एक बहुत प्रोलॉन्ग भी चल सकता है ये बोटुलिज्म और इसके जो सिम्पटम्स है वो कॉमन सिम्पटम्स के अलावा उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स भी होते हैं। जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया है या फिर बहुत ज़्यादा थकान होती है, डबल विज़न यानी आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है। खाने में यानी जो खाना होता है वो गल्प करने में, स्वैलो करने में थोड़ा तकलीफ़ होती है। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग पूरा मुँह सूख जाता है। गला खींचा-खींचा सा लगता है और जो मसल्स होते हैं, जो पैरालाइज़्ड हुए ऐसे लगता है स्पेसिफ़िकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल्स हैं, उस पे ये अटैक कर देता है और इससे डेथ भी होते हैं। नियरली 60 टू 70% जो बोटुलिज़्म के केसेस है, उसमें मॉर्टेलिटी रेट देखा गया है। यानी डेथ जो है वो कॉमन है 50% केस से ज़्यादा केसेस में ये कॉमन है। अभी कौन से फूड्स में से ये हमें क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम मिलता है, तो जनरली कैन्ड फूड्स जिसे हम पैक बंद खाद्य पदार्थ बोलते हैं, उसमें से ये बोटुलिज़्म जाता है। कैन्ड कैन्ड जो क्या फूड के जो कैन्स होते हैं या फिर बॉटलिंग बराबर से उसका ना किया जाए, तो वो जो बैक्टीरिया जो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, वो सॉइल में रहता है, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में रहता है या फिर सब जगह जो रहता है, तो वो वहाँ पे पनपता है। उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। वो एनारोबिक कंडीशंस में फैलता है, इसीलिए कैन्ड फूड्स में वो जल्दी होता है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन बहुत कम होता है और ये कंडीशंस जो है कैन्ड फूड्स कैनिंग की इसमें, तो उसमें अगर ऑक्सीजन कम है, तो ये जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो कैन्ड फूड लेते हैं, उसके बराबर पहले हमने इंस्पेक्शन करना चाहिए कि उसमें कुछ खराबी है कि नहीं है और जनरली जो कैन्ड टोमेटोज़ होते हैं, पीचेस, पियर्स जो होते हैं, तो मीडियम एसिडिक फूड जो होते हैं,
इसकी अगर कैनिंग किया जाए तो इसमें ये बॉटुलिज्म उसमें से हो सकता है। या फिर स्मोक प्रोडक्ट्स जो है, जो अंडर प्रोसेस्ड है, उसमें भी ये टॉक्सिन हमें मिल सकता है। या फिर डैमेज्ड, लीकी, रस्टी कैन्स, जो थोड़ा-सा लीकी कैन्स वगैरह जो होती है, इसलिए हम जब कैन्स लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि अगर ऐसे कुछ है तो जनरली जनरली उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसे लेना नहीं चाहिए। सो उसके सील वगैरह ब्रोकन है तो ऐसे लेना नहीं चाहिए। तो जो है कि सॉइल से या फिर रॉ फूड से अगर ये जाता है तो ये बॉटुलिज्म वहाँ पे ऐसे फेवरेबल कंडीशंस जो उसको मिलती है तो वो ग्रो हो जाता है कैन फूड्स में और उसे वो टॉक्सिन मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक टाइप का फूड पॉइजनिंग है। सो सभी ने कैन फूड्स, बॉटल फूड या पैक बंद जो खाना हम लेते हैं उसमें थोड़ा-सा केयर कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वो स्वेल ना हो, जो कैन्स है वो ऐसे पफ़ी ना हो, स्वेलिंग ना हो, टेट्रा पैक्स जो है सो स्वेल ना हो, ये सब ध्यान में रखते हुए ये सब लेना चाहिए। और ज़्यादातर कैन फूड्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपायरी डेट गई है या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस में रही है, ब्रोकन है, सील्ड टूटी हुई है, ऐसे कैन फूड्स नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग जो है वो है बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग। ये जो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग है, जो स्ट्रेन्स है वो है बैसिलस सीरस। वो एंटेरोटॉक्सिन है, यानी आंतों पे असर करता है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 16 आवर्स और इलनेस जो है वो 1 दिन से 2 दिन तक वो रह सकता है। उसके भी सिम्पटम्स जो है वो सडन एब्डोमिनल पेन है, सडन एब्डोमिनल क्रैम्पिंग उसमें हो जाती है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती है, डायरिया होता है और जनरली फीवर नहीं रहता है, लेकिन ऐसे उसमें लक्षण दिखाई दे रहते हैं। तो कौन से फूड में से हमें बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग होता है? तो जैसे कुक्ड राइस, चावल जब हम पकाते हैं तो उसमें से ये कॉमन फूड है कि इसमें से बैसिलस और सीरियस फूड पॉइजनिंग हो सकता है। उसके अलावा जिसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल डाल के सॉसेस बनाते हैं या फिर सूप्स बनाते हैं, चाइनीज़ फ्राइड राइस है, उसमें जो स्पाइसेस जाते हैं, तो इनमें से ये बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि नूडल्स बहुत देर से पकाए हुए रहते हैं और वो बार-बार रीहीट करके दिए जाते हैं। राइस भी वैसे ही होता है। तो ये जो खराब हो जाती है, इसमें टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रीहीट करने के बाद में हमें पता नहीं चल जाता है, जो साइंस है फूड स्पॉइलेज के वो दिखता नहीं है। और अगर खाया जाए या बराबर से उसका स्टोरेज नहीं किया जाए और उसको बहुत देर तक बाहर रखा जाए तो ये बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सो ये कंटामिनेटेड सीरियल से, ग्रेन से, राइस फ्रॉम द एनवायरनमेंट या सॉइल में से जो है क्रॉस कंटेमिनेशन में उसको ये सीरस बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग जा सकते हैं। जो स्पोर्स है, उसके बैक्टीरियल स्पोर्स है, वो बॉइलिंग को भी सर्वाइव कर जाते हैं। वो जर्मिनेट होते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, मल्टीप्लाई होते हैं और ऐसे हमें वो उसका जो फूड स्पॉइलेज जो होता है वो दिखता नहीं है ऊपर से, और लेकिन वो टॉक्सिन उसमें बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए हमें चावल है जहाँ पे कॉर्नफ्लोर जाता है, ऐसे या ज़्यादा देर तक रखी हुई चीज़ें हैं, कुक्ड फूड, उसमें बहुत ध्यान से वो खाना चाहिए। ज़्यादातर अगर कुछ बचता है तो जल्दी से उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर कर देना चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर में डाल देना चाहिए। लेकिन अगर कुछ देर वो बाहर रहा तो उसमें ऐसे टॉक्सिन्स पैदा हो सकते हैं और वो फैटल भी हो सकते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज बहुत ज़रूरी होता है। जो नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग है वो है परफ्रिंजेंस फूड पॉइजनिंग। ये इसमें जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स है वो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के। वो भी एंटेरोटॉक्सिन है, यानी आंतों पे असर करता है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 24 आवर्स और ये जो इलनेस है 1 से 2 दिन तक चल सकता है। और उसके जो सिम्टम्स है वो भी कॉमन सिम्टम्स है, जैसे एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, नौशिया, वॉमिटिंग उसमें हो जाता है और चक्कर जैसे आने का उसमें रहता है। मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, यानी डेथ भी उससे हो सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली जो है इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको बहुत मॉनिटर करना पड़ता है। जो फूड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो जनरली मीट डिशेस, यानी जो नॉनवेज फूड्स होते हैं, जिसमें जो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं ये परफ्रिंजेंस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और बार-बार हम जो खाना रीहीट करते हैं और उसका जो रीहीट करने के बाद में वो कुछ देर तक गरम टेम्परेचर पे रहते हैं, कंडीशंस में रहते हैं, तो उसमें भी ये फूड पॉइज़निंग, ये टॉक्सिन्स पैदा हो सकता है और वो खाने के द्वारा हमें चला जाके हमें प्रॉब्लम्स कर सकता है। फिर उसके बाद में स्ट्यूड एंड रोस्टेड मीट एंड पोल्ट्री, सॉसेस, ग्रेवीज़, पाइज़, सलाड्स जो बहुत देर तक रखे रहते हैं, तो इसीलिए खाने में जो जनरली कमर्शियली और जो फंक्शंस होते हैं, इसमें बहुत देर से खाना बना रहता है, हेल्ड अप रहता है, बार-बार रीहीट होता है, तो ऐसे वक़्त में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए
नॉनवेज के बारे में भी केयरफुल रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग उसको बनाते हैं, बार-बार रीहीट करते हैं और ऐसे इसमें ये स्पोर सर्वाइव कर जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फ्रॉम ह्यूमन फीसेस टू हैंड्स टू फूड्स, जो वेक्टर ट्रांसमिशन है फ्रॉम फ्लाइज, जैसे मक्खियाँ एक दूसरे से गंदी जगह से खाने पे बैठ जाती है और वो जो उसका गंदगी जो है वो खाने में छोड़ जाती है। क्रॉस कंटेमिनेशन है, जैसे कुक फूड कहीं पे रखे हैं उसी के बाजू में जो रॉ फूड रखे हुए हैं और जो उसका मिक्सिंग होता है उसके हाथ भी लगने से या यूटेंसिल से भी, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से भी परफ्रिंजेंस फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सो इसे अवॉइड करने के लिए हमें बार-बार हाथ धोना या फिर सरफेसेस क्लीन रखना, यूटेंसिल्स बराबर से रखना, रॉ फूड्स जो है कुक फूड से रॉ फूड्स अलग जगह रखना चाहिए। रॉ फूड्स प्रॉपरली हमने वॉश करने चाहिए, उससे जो डर्ट डस्ट लगा हुआ होता है वो दूर रखना चाहिए। बार-बार हीट नहीं करना चाहिए, रेफ्रिजरेट नहीं बराबर से करना चाहिए और रेफ्रिजरेटर में से निकाल के भी बार-बार उसको रीहीट नहीं करना चाहिए। रेफ्रिजरेटेड फूड में भी बहुत से टॉक्सिन्स पैदा हो सकते हैं और इसीलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर में भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो पनप सकते हैं और हमें टॉक्सिन्स के द्वारा उससे हमें हानि पहुँच सकती है। दूसरा जो फूड पॉइज़निंग हम देखेंगे वो है स्ट्रेप्टोकोकल फूड पॉइज़निंग। जो है स्ट्रेप्टोकोकल जो ऑर्गेनिज़्म है जो है स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस। तो ये जो है ये रेफ्रिजरेटेड फूड जो मैंने अभी बताया कि बार-बार अगर बहुत देर तक उसमें रखा जाए तो उसमें भी ये बैक्टीरिया पैदा हो सकता है और अगर ऐसे फूड हम खाते हैं तो उससे भी स्ट्रेप्टोकोकल फूड पॉइज़निंग हमें होता है। देन दूसरा जो प्रकार है जो फंगस से होता है वो है एफ्लाटॉक्सिन। ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। जैसे आप देख सकते हैं कि सिंगदाना के ऊपर ऐसे फफूंद दिखाई पड़ती है या फिर कॉर्न है या फिर गेहूँ है, बाकी अनाज है, उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, आटे में भी फफूंद लग जाती है। तो ये जो है वो माइकोटॉक्सिन का प्रकार हो सकता है, जो एस्पेरेजिलस फ्लेवस हम इसको बोलते हैं, जो एफ्लाटॉक्सिन है और ये लीवर डैमेज भी कर सकती है। जो एनिमल्स ऐसे जो जानवरों को हम देते हैं ऐसा फफूंद लगा हुआ खाना तो उनमें भी लीवर डैमेज होना या फिर उनको भी डेथ जैसा भी दिखाई दिया पड़ता है और जो मनुष्य प्राणी है उनमें भी लीवर डैमेज हो सकता है और इसका एफ्लाटॉक्सिन युक्त फूड ज़्यादा देर तक खाया जाए तो कैंसर जैसे घातक बीमारियां भी उससे हो सकती है। इसीलिए अगर ऐसे फफूंद लगे हुए कुछ हमें दिखता है तो उसे स्टोर ना करके जल्दी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। या फ्रूट्स जो होते हैं उसमें भी फफूंद लग जाती है या फिर उसका अगर बराबर से स्टोर ना किया जाए तो हर चीज़ में फफूंद लग सकता है। तो ऐसे वाली चीज़ें जो है जो ऊपर निकाल देते हैं और बहुत से लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो ऊपर का सतह निकालने से उसका जो फफूंद है वो नहीं जाती है, वो अंदर तक रहती ही है और अगर ऐसे पदार्थ खाए जाए तो हमें हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए ये एफ्लाटॉक्सिन शरीर में जाना अच्छी बात नहीं है, तो ये अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये फंगस लगे हुए पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए। आटा वगैरह भी हम जैसे पिसवाते हैं तो वो कम समय के लिए उसको स्टोर करना चाहिए। बहुत से लोग महीना-महीना उसको स्टोर कर देते हैं और उसमें भी फफूंद लग जाती है। या फिर रवा वगैरह जैसी चीज़ें, रवा है, मैदा है और भी बहुत सारे आटे के प्रकार होते हैं या फिर बाकी भी अनाज होते हैं, कुछ नट्स है, ऑयल सीड्स है, उसमें भी फफूंद लग जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं स्पेसिफिकली जो है सिंगदाना जो है उसको फेंक देना चाहिए। वो बहुत कॉमन फूड है जिससे हमें एफ्लाटॉक्सिन मिलता है। तो ये जो फूड पॉइज़निंग है, जो मैंने बताया कि फूड पॉइज़निंग बहुत घातक होता है, तो फूड स्पॉइलेज किस वजह से होता है, ये हमने देखा। उसके जो साइंस है वो भी देखे और वो कैसे अवॉइड करना वो भी हमने देखा है कि कैसे अवॉइड किया जाए। प्रॉपरली फूड स्टोर करना, हाइजीनिक कंडीशंस रखना और सब जगह किचन में रहे या फूड हम जहाँ से प्रोक्योर करते हैं, उसको बराबर से वहाँ से हाइजीनिक कंडीशंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो यूटेंसिल, सरफेसेस, जो लिनन हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, वो भी बहुत सही होना यानी स्वच्छ होना बहुत आवश्यक होता है। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए, तो कोई भी तरीके से हमें पानी है, दूसरे फूड्स है, फ्लाइज़ है, रोडेंट्स है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हर जगह रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसमें जाके फूड स्पॉइलेज कर देते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर, यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये प्रेज़ेंटेशन के लिए मैंने जो रेफ़रेंस यूज़ किया है, वो है फूड हाइजीन एंड सैनिटेशन
बाय सुनेत्रा रोडे। ये बुक में से मैंने ये मैटर लिया हुआ है। धन्यवाद। आज मैडम ने हमें जो मार्गदर्शन किया है, मुझे विश्वास है आप सभी उससे बहुत अच्छे से परिचित हुए होंगे। आप ये समझ गए होंगे कि फूड स्पॉइलेज क्या है, फूड पॉइजनिंग क्या है और ये किन कारणों से होता है, और इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का यदि हम हमारे रोज के आहार में समावेश करें तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम होते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैडम ने हमें ये समझाया है कि किस प्रकार से स्वस्थ एवं स्वच्छ आहार को हमने लेना चाहिए, किन खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को उत्तम कैसे रखना चाहिए। मैडम का ये मार्गदर्शन हमें रोज के जीवन में बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। मैडम आप यहाँ पे आई और अपना बहुमूल्य ज्ञान आपने हम सभी के साथ बांटा, इसलिए मैं महाविद्यालय की ओर से, हमारे गृह अर्थशास्त्र विभाग की ओर से आपका आभार मानती हूँ। और आप सभी श्रोता जिन्होंने इस सेशन को पूरा सुना और इसे समझा, यदि आप नहीं होते तो हमारा ये सत्र पूर्ण नहीं होता। मैं आप सभी का आभार मानती हूँ और इस सत्र को यहीं पे समाप्त हुआ यह घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।